कि टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियाई आर एंड 2r। तो ये आपके सामने r और 2r का दो स्फेयर्स हैं और ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये ऐसे ही कनेक्टेड है, अभी वायर नहीं कनेक्टेड। कह रहे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द आउटर शेल व्हेन दी बोथ आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। तो क्या होगा? मतलब पहले ये वायर नहीं थी और चार्ज था q एंड 2q, फिर ये वायर थी, तो अब वो कह रहा है कि सेकेंड स्फेयर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इस केस में बेसिकली क्या करना है, अगर मान लो मैं इस वायर को कनेक्ट नहीं करता, मान लो ये वायर नहीं है, तो उस केस में आउटर शेल पे पोटेंशियल क्या होगा? हमने लास्ट टाइम शेल प्रॉब्लम की थी, वहां से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनर शेल है, इनर शेल यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेगा पोटेंशियल में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय कितना? 2r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय 2r। और आउटर शेल के ऊपर कितना चार्ज है? 2q। तो 2q यहाँ पे कितना पोटेंशियल लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q डिवाइडेड बाय 2r। तो पोटेंशियल की वैल्यू जो आउटर शेल पे लगेगी जब ये दोनों वायर से कनेक्टेड नहीं है, तो Q चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय 2r। और आउटर शेल तो लगाएगा अपने सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइडेड बाय 2r। तो ये बिफोर पोटेंशियल है। आफ्टर पोटेंशियल क्या होगा? अगर मैं इन्हें कनेक्ट कर देता हूँ एक वायर के थ्रू, तो और हमने लास्ट टाइम एक रिजल्ट किया था और लिखा भी था फॉर्मूला रजिस्टर में कि अगर दो कंडक्टिंग स्फेयर्स एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिए जाएं, तो अंदर के स्फेयर का सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो बाहर कितनी वैल्यू आ जाएगी इसमें? बाहर की जो वैल्यू है, ठीक है, तो बाहर की जो वैल्यू है वो आएगी यहां पर, क्या जाएगा? 3q, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो नया डायग्राम कैसा बनेगा? नया डायग्राम ऐसा बनेगा, ये Q, ये वायर कनेक्ट करने के बाद Q चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाएगा और कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3Q, क्योंकि हमने रिजल्ट किया था कि अंदर का सारा चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो अब इसकी सरफेस पे टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q डिवाइडेड बाय 2r। ये लो। तो अगर आप एक चीज नोट करें कि पोटेंशियल ज्वाइन करने के बाद इतने और वायर को ज्वाइन करने के बाद इतने, और आप ध्यान से देखें, इसे ऐड करें, इसका आंसर ऐड करने पे आएगा बिफोर 3Q डिवाइडेड बाय कितना? 2r। ये लो, ये आएगा। तो इसका मतलब कि कनेक्ट करने से पहले, वायर कनेक्ट करने से पहले भी पोटेंशियल इतना, वायर कनेक्ट करने के बाद भी पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिजल्ट बताया था कि अगर दो शेल्स हैं, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता है। हमने ये भी रिजल्ट किया था। अगर चाहो तो वो रिजल्ट भी लगा सकते हो, पर अदरवाइज जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है कि ये रिजल्ट एकदम परफेक्ट है कि वायर कनेक्ट करने के पहले आप पोटेंशियल निकाल लें, वायर कनेक्ट करने के बाद आप पोटेंशियल निकाल दें और फिर दोनों को माइनस कर दें। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या मार्क करना है आपने इसमें? 0 मार्क करना है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, इसे देखें। A point charge Q is placed inside a conducting spherical shell of inner radius 2r and outer radius 3r। अब ध्यान से, वो कह रहे हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल का मतलब एक कंडक्टिंग शेल है जिसका अंदर का रेडियस कितना है? r है, और बाहर का रेडियस 2r या 2r है और 3r है। ये एक थिक शेल है, इससे पता लग रहा है कि कंसेंट्रिक शेल नहीं है, ये थिक शेल है, मेटल का शेल है। और अगर ये थिक शेल है तो इसमें मेटल ही मेटल भरा पड़ा है, कुछ इस तरीके से जैसे इसमें मेंशन्ड है। तो इसमें अंदर का रेडियस कितना है? 2r है, और बाहर का रेडियस इसमें कितना है? 3r है, राइट। अब इसमें एक बार देखें कि क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये जो चार्ज जो पड़ा हुआ है इसमें, वो कह रहा है कि इसमें पॉइंट चार्ज को प्लेस किया हुआ है हमने, कहां पे? पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 2r। तो
तो इसके अंदर मैंने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया इस पूरे कंडक्टिंग शेल के अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल विल बी इक्वल टू व्हाट? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और कहाँ पे प्लेस किया मैंने? पॉइंट चार्ज को प्लेस किया गया इस फिगर में एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। ये मेंशन होना चाहिए था, मेंशन नहीं है, अच्छा से मेंशन कर लो। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग शेल एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम सेंटर। तो मेंशन कर लो, ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, रुको, इस आंसर हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, तो यहीं पे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे क्यू चार्ज है। अब इसे देखो एक बार कैसे करना है, इसमें चेक करें। तो अगर सपोज करो, मैं फिर से ये फिगर बना देता हूं, ये लो, ये आपके सामने एक कंडक्टिंग शेल है। इस कंडक्टिंग शेल के क्यू चार्ज को रखा गया एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऐसे। ये फिगर है मेरी। आपको पोटेंशियल कहाँ निकालना है? पोटेंशियल निकालना है एट दी सेंटर। सेंटर के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा, ये क्वेश्चन है। सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इस केस में सेंटर पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? ये पॉइंट चार्ज लगाएगा, क्योंकि ये मेटल का शेल है। और अगर ये मेटल का शेल है तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करें? इंडक्शन कर लें। ये देखो, इंडक्शन करके देख लेते हैं, माइनस क्यू और यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस क्यू। इंडक्शन से जो क्यू चार्ज है वो अंदर की तरफ माइनस क्यू जनरेट कर देगा और बाहर की तरफ प्लस क्यू जनरेट कर देगा। अब शुरू करते हैं। इस सेंटर के ऊपर ये क्यू चार्ज कितना पोटेंशियल लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, बिकॉज इट इज अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज क्या पोटेंशियल लगाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। नेक्स्ट माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज एक स्फेयर के अंदर है। इमेजिन कर लो ये एक स्फेयर है और स्फेयर के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो हमने क्या रूल किया था कि अगर कोई पॉइंट किसी शेल या स्फेयर के इनसाइड है तो पोटेंशियल की वैल्यू जो सरफेस पे होगी वही इनसाइड हो जाएगी। तो इस माइनस क्यू चार्ज के सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा? माइनस क्यू डिवाइडेड बाय कितना? 2r, क्योंकि ये जो रेडियस है वो कितना गिवन है? 2r। तो इसके अंदर के ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, इसका रेडियस कितना है? 2r है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2r। अब आखिरी शेल की बात करते हैं। आखिरी शेल के ऊपर चार्ज कितने? क्यू। उसने पोटेंशियल कहाँ लगाना है? सेंटर पे। तो आखिरी जो शेल है उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल लगाना है, तो आखिरी शेल क्या बोलेगा? आखिरी शेल ये बोलेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे इनसाइड लाई करता है तो मेरे सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है। तो इनसाइड का पोटेंशियल क्या बनेगा? वहाँ जो सरफेस का होगा, इसकी सरफेस पे क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कितना? ये रेडियस क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3r। ये देखो 3r। तो आप चेक कर सकते हो कि ये क्यू चार्ज ने सेंटर पे पोटेंशियल लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। माइनस क्यू ने लगाया बाय इंडक्शन, ये माइनस क्यू है, और बाय इंडक्शन ये प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू ने लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2r, और प्लस क्यू ने लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कितना? 3r। तो यहां से आप इन्हें ऐड करें, इसकी वैल्यू को ऐड करें और आपके पास ये आंसर आएगा। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व की जा रही हैं। और यहाँ पे कई लोग ये सोचते हैं कि सर आपने इंडक्शन क्यों लगाई? कि आपने कहा था कि अगर शेल है और बिना अर्थिंग के है तो इंडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा है कि इसमें इंडक्शन लगाने का फायदा है। क्यों? क्योंकि जब इंडक्शन लगेगी तो ये माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस सेंटर से रहेगा 2r, क्योंकि थिक शेल है, और क्यू चार्ज का डिस्टेंस क्या रहेगा? 3r। अब दोनों के डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं, और अगर डिस्टेंसेस अनइक्वल हैं तो ये अपने इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो थिक शेल में भी इंडक्शन लगानी चाहिए, थिक शेल में भी इंडक्शन लगानी चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन हो रही है इंडक्शन लगानी कि नहीं लगानी, तो इंडक्शन हमेशा लगा देनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन रखनी नहीं चाहिए। इंडक्शन लगाने के बाद आपका क्वेश्चन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। तो आप हर क्वेश्चन में इंडक्शन लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इंडक्शन लगाएंगे आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा। तो आई होप यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर है कि कैसे शेल प्रॉब्लम्स को इसमें हम ट्राई कर रहे हैं। ये हमने क्लास में कर लिया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें प्लीज। ये क्वेश्चन है, फिगर शोज 3 स्फेरिकल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 1, 2, 3। तो आप चेक करो, आपकी एक स्फेरिकल सरफेस है 1 और 2 और 3, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है।
पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस एकदम सेम है। तो आपको ये बताना है कि थिकनेस का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मैं मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लो सपोज 2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 4 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। ऐसे मान लेते हैं कि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है और इनमें भी पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 2 वोल्ट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ जाती हैं, आउटवर्ड जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते हो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने में डिक्रीज। और हमने ये डिस्कस किया था कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज बनती है तो शुरू में स्पेसिंग टाइट होती है, क्राउडेड होती है, और बाद में ये खुली खुली हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ क्या हो रहा होता है, डिक्रीज। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टाइट होती हैं और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये खुल जाती हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो T1 की थिकनेस घटनी चाहिए। और इस रीजन में जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक हो गया तो T2 की थिकनेस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो कायदे से जैसे ये T1 है और मान लो ये T2 है तो T1 कम होगा, T2 हमेशा ज़्यादा होगा। तो कोई भी पॉइंट चार्ज का जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, पॉइंट चार्जेस में शुरू में स्पेसिंग कम होगी, बाद में स्पेसिंग खुल जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, T1 इज लेस देन T2। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी लगाई मैंने इसमें, और अकॉर्डिंग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी जो शुरू में स्पेसिंग है वो कम होती है और बाद में स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो T1 की वैल्यू कम है और T2 की वैल्यू इसमें ज़्यादा है। तो ये इसका सी ऑप्शन मार्क करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ें, ये क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो देखो वहां पे ये फिगर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये देखो एक्स डायरेक्शन के अलोंग। लेट ए बी दी ओरिजिन, ये रहा ए ओरिजिन है, एंड बी बी दी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो बी जो पॉइंट है जो 1 सेंटीमीटर इसमें दूर है, एंड सी बी दी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट y इज इक्वल टू 1। तो ये देखो ये C पॉइंट है, y इज इक्वल टू 1 पे। क्या निकालना है आपको, बताना है कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ का कम। ये तो साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, और मैं लाइंस अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो पोटेंशियल की वैल्यू A और C पे एग्जैक्टली क्या जाएगी, सेम, क्योंकि ये E की पोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल बनेगा VB, इसकी वैल्यू घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करते हैं, साथ मूव करते हैं, तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है, इस तरफ डिक्रीज। तो साफ पता लग रहा है VB की वैल्यू घटेगी, VA ज़्यादा है तो VB कम होगा, VA ज़्यादा होगा। तो VB कम होगा, VA ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर भी आपके पास आंसर है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा, उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर मार्क करना है आपने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो आपके सामने गॉसियन सरफेस और 3 चार्जेस हैं। व्हेन कैलकुलेटिंग फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, हमने ये क्लास में किया था फ्लक्स में, कि वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज की वजह से है। तो आपने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे चार्जेस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑल चार्जेस कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। तो आपने क्या ऑप्शन मार्क करना है, ऑप्शन नंबर C मार्क करना है। इसको भी करने की जरूरत नहीं है, ये करेंगे। के बाद हम बस अभी कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका +2 का। कैपेसिटर के बिना बात बनेगी नहीं, इसको बहुत ध्यान से समझना आपने। इस शीट के बाद बस क्लोज कर रहे हैं इसे। चार्ज Q इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x0, 3x0, 5x0 के ऊपर चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं +Q, एंड -Q इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट 2x0, 2x0,
एंड 4x0 एंड 6x0 एटसेट्रा। तो ऑड पॉइंट्स पर तो Q चार्ज रख दिया, इवन पॉइंट पर हमने माइनस Q चार्ज को रख दिया। अब वो कह रहा है कि इस केस में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल एट दी ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल निकालना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ये सारे चार्जेस लगाएंगे टिल इन्फिनिटी। तो इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x नॉट ये पहला पोटेंशियल है, माइनस Q डिवाइडेड बाय 2x नॉट दूसरा पोटेंशियल है, Q डिवाइडेड बाय 3x नॉट नेक्स्ट पोटेंशियल है, माइनस Q डिवाइडेड बाय 4x नॉट नेक्स्ट पोटेंशियल है, और ऐसे Q डिवाइडेड बाय 5x नॉट नेक्स्ट पोटेंशियल है टिल इन्फिनिटी। तो सबको मालूम है कि Q चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा, माइनस Q नेगेटिव लगाएगा, Q पॉजिटिव लगाएगा, माइनस Q नेगेटिव लगाएगा, एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट लगाएंगे। तो ये मैंने इक्वेशन बना ली टिल इन्फिनिटी। यहाँ से कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय x नॉट, सभी टर्म में से कॉमन आ गया, तो क्या बचा ये 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 टिल इन्फिनिटी। मेडिकल के लोग नोट कर लें, नॉन मेडिकल वालों को ये सीरीज पता होगी, अगर नहीं पता वो भी नोट कर लें, मैथ्स में करवाई होगी कि अगर ये 1 है और फिर माइनस हाफ है, फिर प्लस 1/3 है, फिर माइनस 1/4 है, प्लस 1/5 है, माइनस 1/6 है, तो इस सीरीज को मैथ्स में लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2, लॉग 2 की सीरीज है ये। तो इसको सीधा याद करना पड़ेगा मेडिकल वालों को, इसकी जगह लॉग ऑफ 2 मार्क करना, यहां से मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये सीरीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई और इलाज नहीं है, ठीक। तो ये याद रखना इसको कैसे करना है इसमें, तो जिसको ये फॉर्मूला पता है वही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, देखो ये एक पैसेज है। नॉर्मली जो मैंने देखा है पैसेज के जो क्वेश्चंस है ना, वो देखने में बड़े होते हैं लेकिन अंदर से इसके अंदर कुछ होता नहीं है। जैसे ये पूरा एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की पूरी कहानी सुना रहे कि शेल में पोटेंशियल के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, जो ऑलरेडी अपने किए हुए हैं। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, इस पैसेज में सिंपल ये लिखा हुआ है कि 2 शेल्स हैं, कंसेंट्रिक शेल्स हैं, थिक नहीं है, पतले शेल्स हैं, और एक के ऊपर चार्ज मैंने दिया Q, एक के ऊपर मैंने चार्ज दिया 2Q, ये कोई इंडक्शन के चार्जेस नहीं है। और क्वेश्चन है, एक का रेडियस R है, एक का 2R है। अब शुरू करते हैं। इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, तो ग्राफ कैसा दिखेगा। कह रहे हैं V ड्रॉ करना है, यहां से यहां आने में V कैसे चेंज होगा, ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको याद हो, हमने शेल प्रॉब्लम लास्ट टाइम की थी, तो अगर मैं रीजन नंबर 1 में रहता हूं कहीं पर भी, क्योंकि रीजन नंबर 1 में कोई भी पॉइंट होगा वहां पर V हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस शेल के अंदर लाई करता है और इस शेल के अंदर भी लाई करता है। तो ये भी इसके ऊपर अपने सरफेस जितना पोटेंशियल लगाएगा और ये भी सरफेस जितना लगाएगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 कंसिडर कर लो, पॉइंट नंबर 1 पे पोटेंशियल होगा क्या, फर्स्ट शेल अपने सरफेस जितना लगाएगा, इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। और सेकंड शेल के अंदर के ये 1 नंबर पॉइंट सेकंड शेल के भी अंदर लाई करता है, तो सेकंड शेल के सरफेस पे क्या पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q डिवाइडेड बाय 2R। अब ना तो Q चेंज होना है ना R और 2R चेंज होना है, तो इट इज अ कांस्टेंट। तो आप अगर ध्यान से देखें, 0 से कैपिटल R तक, 0 से कैपिटल R तक V हमेशा कांस्टेंट है, जो कि हर ग्राफ के अंदर मेंशन्ड है। इसमें मेंशन नहीं है, ये नहीं हो सकता ग्राफ 0 से R कांस्टेंट, वो भी नहीं हो सकता, वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो या ये आंसर है 0 से R कांस्टेंट है, या ये आंसर है। फिर आगे चलते हैं, अगर रीजन नंबर 2 की बात करते हैं, तो रीजन नंबर 2 में मान लो ये दूरी स्मॉल r है, तो ये चार्ज यहां पर क्या पोटेंशियल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, लेकिन ये तो अपने सरफेस जितना ही लगाएगा। तो क्या आंसर आएगा, इस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और ऐसे 2Q डिवाइडेड बाय कितना 2R, अपने सरफेस जितना। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r का ग्राफ है, तो V इस रीजन में बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, छोटे r के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये आंसर हो नहीं सकता कि कांस्टेंट है। तो आंसर एक ही बचा है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो ये इसका आंसर है। तो हिट एंड ट्रायल अपनाना है अपने, इसमें यहां तक कांस्टेंट रखना है, फिर अगले रीजन में कांस्टेंट नहीं रखना, क्योंकि इस रीजन में स्मॉल r के ऊपर V डिपेंड करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखना है आपने इसमें। इसी रीजन में कह रहे हैं अब E को जो है E को ड्रॉ करो। अब रीजन नंबर 1 में अगर E निकालना है, तो हमने डिस्कस किया था कि ये पॉइंट इसके अंदर लाई करता है, तो ये तो इसमें E कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो E 0 है। और सेकंड शेल के लिए भी ये पॉइंट इसके इनसाइड ही है, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी E का 0 है। तो दोनों शेल्स E की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो ये देखो ग्राफ बनेगा ही नहीं, 0 से R बनेगा ही नहीं, 0 से R बनेगा ही नहीं, 0 से R बनेगा नहीं, 0 से R बनेगा नहीं, चारों हो सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ पे जो ई है इसका कंट्रीब्यूशन ई में तो जीरो है, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 भी इस शेल के अंदर लाई करता है, तो कंट्रीब्यूशन तो जीरो है। लेकिन ये शेल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये देखो q बाय आर स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर का। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ नीचे की तरफ आएगा। अब ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर भी प्रेजेंट है, सेकंड में ये नहीं हो सकता, ये ग्राफ नहीं हो सकता। उसका रीजन है क्योंकि जब मैं रीजन नंबर 3 में एंटर करता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ r डबल डैश, तो फर्स्ट शेल कितना ई लगाएगा, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r डबल डैश का स्क्वायर, और शेल नंबर 2 भी क्या लगाएगा, 1/4πε0 2q डिवाइडेड बाय r डबल डैश का स्क्वायर, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे लगाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि इसके अंदर अब वेरिएशन कैसी है, इसमें एक नई वैल्यू आ गई। रीजन नंबर 1 में तो ई जीरो है, बात ही खत्म। इसके अंदर ई डैश जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और इसमें आर डैश स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखें, इस ये ग्राफ अलग बनेगा, ये ग्राफ अलग बनेगा, ये ग्राफ अलग बनेगा, तो कुल मिलाकर 3 ग्राफ बनने चाहिए अलग अलग, वो भी। तो ये देखो इसमें तो 2 ग्राफ हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। इनमें 3 ग्राफ हैं, उनमें भी 3 ग्राफ हैं। लेकिन पॉइंट ये नोट करने वाला है कि जैसी आप इस रीजन के बाहर निकलते हैं, यहां देख रहे हो जब आप रीजन नंबर 2 में हैं और जैसे आप सरफेस पे आते हैं, सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू एकदम मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि आपकी वैल्यू यहां से ई जीरो है, यहां से वैल्यू घटती 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 जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, यहां से डिक्रीज, फिर एकदम बढ़ जाएगी। बढ़ेगी क्यों, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये 2q भी यहां पर ई में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब तक आप रीजन नंबर 2 में हैं तब तक ये तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप इसकी सरफेस पे आ गए तो इसने तो कंट्रीब्यूट किया, 2q ने भी कंट्रीब्यूट किया, और जब 2q और q दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया तो एकदम वैल्यू हाई हो जाएगी। तो ये देखो ये ग्राफ है, पहले ये गिर रहा था, फिर एकदम हाई हो गया और फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये वेरिएशन वैसी पता लग रही है क्योंकि देखो ना, ये तो हो नहीं सकता। ये कह रहा है कि पहले वैल्यू गिर रही थी रीजन नंबर 2 में, रीजन नंबर 3 में और गिर गई, और गिरी नहीं, उल्टा और उठी, क्योंकि जो शेल नंबर 2 है उसने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसने कहा कि रीजन नंबर 2 में वैल्यू घटी और इसने उस घटी हुई वैल्यू से भी और घटा दिया, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू इससे ऊपर जाएगी पहले, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि जैसे ही आप बाहर आ रहे हैं तो आपकी ई की वैल्यू घटती नहीं है। ऐसे रीजन में उल्टा यहाँ पे ई कम होता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, क्योंकि ये भी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ नंबर 1 प्लॉट करना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको एक बार देखो प्लीज क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन, देखो। ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत आते हैं, आप सीबीएसई के पेपर के अंदर बहुत इजीली इन क्वेश्चन को देख पाएंगे। 2 कंडक्टिंग स्फेयर्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेस। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक चार्ज है q1 जिसका रेडियस है r1, एक चार्ज है q2 जिसका रेडियस है r2, वो कह रहे हैं सरफेस के ऊपर, दोनों के सरफेस के ऊपर E सेम है, हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। आपको रेशियो निकालनी है कि इसकी दोनों के पोटेंशियल की, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल की रेशियो निकालनी है स्फीयर नंबर 1 और स्फीयर नंबर 2 की। एक काम करते हैं, दोनों का E सेम गिवन है, तो फर्स्ट केस में 1/4πε0 q1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर E है, सेकेंड केस में 1/4πε0 q2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर E है। तो E1 इज इक्वल टू E2, ये सब कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q1 और Q2 की रेशियो क्या आ गई, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, Q1 और Q2 की रेशियो आ गई। फिर आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या है। पोटेंशियल की रेशियो फर्स्ट सरफेस के ऊपर क्या रहेगी, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R1, और सेकेंड पे क्या रहेगी 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय R2। इन दोनों को डिवाइड कर दें, फिर R1 R2 रेडियस है दोनों स्फेयर्स के, इन दोनों को डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये रेशियो आ जाएगी। अब इसके अंदर Q1 और Q2 की रेशियो आपके पास है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो Q1 बाई Q2 की रेशियो, R2 बाई R1 तो एज इट इज है, यहाँ से सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा R1 बाई R2, ये आंसर आएगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में E बराबर गिवन है तो हमने इनको इक्वेट कर दिया, E को इक्वेट कर दिया और हमने चार्जेस की रेशियो निकाल ली।
फिर हमने क्या निकालना है, हमने v की रेशियो निकालनी है, तो हमने पहला फॉर्मूला v का लिखा, हमने दूसरा फॉर्मूला v का लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये रेशियो आ गई। यहाँ से Q1 Q2 की रेशियो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर को यहाँ पे पुट किया और सॉल्व करके आपके पास आंसर R1/R2 आ गया। तो ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है इसमें कि कैसे इस क्वेश्चन को किया है। तो आंसर इसका R1/R2 है। इस क्वेश्चन को देखें, an infinite number of charges each of 9 microcoulomb are placed along x-axis 1, 2, 4 and so on। कह रहे 1 मीटर पे 9 माइक्रोकूलम रख दिया, 2 मीटर पे रख दिया 9 माइक्रोकूलम, 4 पे रखा, 8 पे रखा, 16 पे रखा, इन्फिनिटी तक रखते गए। क्या करना है, आपको पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन पे। अभी हम थोड़ी देर पहले किया भी था, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन। कैसे, मान लो हर के ऊपर चार्ज Q है, ये 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा, ये 9 क्या लगाएगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय 1, ये रहा। नेक्स्ट Q क्या लगाएगा, Q डिवाइडेड बाय 2, नेक्स्ट क्या लगाएगा Q/4, नेक्स्ट क्या लगाएगा Q/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ से Q की वैल्यू 9 × 10⁻⁻6 कॉमन निकाल ली, क्या बचा 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। मेडिकल के लोग समझ लें फिर से एक बार, अगर आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करें, यानी कि सेकेंड टर्म को 1 से डिवाइड करें फर्स्ट टर्म से, तो आंसर हाफ आएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर फिर से एक बार हाफ आएगा। तो आप हर बार ट्राई करेंगे आंसर हाफ ही आएगा। और हमने पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन किए, इसको इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं। जीपी का निकालने का सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म का मतलब a, तो यहाँ पर a की जगह क्या पुट करना है 1, r का मतलब इन दोनों की टर्म की रेशियो कितनी है 1/2। तो चेक करो, ये a है और ये r है, तो यहाँ से सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेना, ये आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि जिसके अंदर बस ये याद करना पड़ेगा, ये जीपी है, ये जीपी का सीक्वेंस मेडिकल वालों को याद करना पड़ेगा, नॉन मेडिकल वालों को इसका आइडिया है जीपी का ये कैसे दिखती है। नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत देखने को मिलेगा। क्यूब of side A has a charge Q at each of the vertices. Potential due to all charges at the center of the sphere. अब क्योंकि कितने वर्टिसेस हैं 8, एक वर्टेक्स के ऊपर चार्ज कितना है Q, और सेंटर से क्यूब के सेंटर से आधा डायगोनल क्या होता है a/√3, √3 a/2, एक ही बात है। चलो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये देखो ये रहा आपका क्यूब, ये रहा आपका क्यूब, चार्ज कहाँ पर पड़ा है सेंटर पे। ये जो डिस्टेंस है, ये देखो जो डायगोनल होता है, टोटल डायगोनल होता है √3 है, हमें तो आधा डायगोनल चाहिए क्योंकि क्यू चार्ज सेंटर पे जो पोटेंशियल लगाएगा वो कितना होगा √3 डिवाइडेड बाय 2, तो आधा डायगोनल ये होगा। तो आंसर क्या आएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय √3a/2। और ऐसे कितने चार्जेस हैं 8 चार्जेस हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है, पहले एक चार्ज का निकाल लेना है और फिर 8 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर n छोटे ड्रॉप्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल v है, और अगर मैं इनको कंबाइन कर लेता हूं तो इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल ड्रॉप, तो पोटेंशियल क्या होगा। आज हमने किया था कि n⁻2/3 × v इसका आंसर है, तो सी ऑप्शन मार्क कर लेना, स्टैंडर्ड है। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 12 and 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, 10 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों चार्जेस। वर्क डन टू ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर्स क्लोजर, तो पहले इनके बीच में दूरी कितनी है 10 है, ठीक है। Q1 Q2 में जो डिस्टेंस है वो 10 है। तो मैं इन्हें पास ले आया, कितना पास ले आया 4 सेंटीमीटर पास ले आया। तो जब मैं इन्हें 4 सेंटीमीटर पास ले आया, वर्क डन टू ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, इसको चेक करना पड़ेगा। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा। तो पहले आप इनिशियल एनर्जी निकाल लें 1/4πε0 Q1 Q2/R, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। फिर आप 1/4πε0 Q1 Q2/6 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्लोजर लेके आए हैं, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बनेगा 6 सेंटीमीटर बनेगा। इन्हें माइनस कर लेना तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये हमने कर लिया था बुकलेट में।
इस क्वेश्चन को देखें, बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्फेयर्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर प्लेस्ड r मीटर अपार्ट। इफ वन ऑफ द स्फेयर इज टेकन अराउंड द अदर इन अ सर्कुलर पाथ, द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट। देखो वो कह रहा है कि एक चार्ज Q है और r डिस्टेंस दूर एक और चार्ज Q है, स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर चार्ज Q है, कोई बात नहीं। कह रहे ये Q चार्ज यहाँ पर कुछ पोटेंशियल लगाएगा V 1/4π∗Q/r। इस Q चार्ज को सर्कल में अगर मैं घुमा दूं, फर्क नहीं पड़ता ना, सर्कल में घुमाने में अगर मैं यहाँ से यहाँ भी ले आया तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इस पे पोटेंशियल कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। जिस चार्ज को उठा के लेके आते हैं वो तो पोटेंशियल लगाता नहीं, वो तो टेस्ट चार्ज है। Q चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल लगाएगा और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम है। तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँ किसी भी चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने का, ये लो, ये देखो, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस। और पोटेंशियल का डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे क्या आएगा, जीरो। तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। तो अगर आप इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन कैलकुलेट करें कि कितना वर्क डन लगेगा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी करने का, तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा, ये याद रखना है आपने। तो इसका आंसर आपने जीरो मार्क करना है, ठीक। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है इसमें।